तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नया लेक्चर जिसका नाम है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये सेकंड लेक्चर है मेरा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ये एक ऐसा अबनॉर्मल ओपनिंग है बिटवीन द एट्रियम ऑफ अ हार्ट। ठीक है, एट्रियम ऑफ हार्ट के अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग, इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। देखो ये कैसे होता है, आपको इमेज दिख रही है? हाँ जी, देखिए यहां पे क्या है, इधर देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये हार्ट है आपका, 4 चैम्बर का हार्ट है। ये चैम्बर, ये चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस चैम्बर का नाम है, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे है अपना ट्राइकस्पिड वाल्व और ये है अपना बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ठीक है, अगर किसी केस के अंदर यहां पे क्या हो रहा है, अगर जो ऊपर वाला एट्रियम है ना, क्या है, ऊपर एट्रियम है ना, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अगर अब नॉर्मल ओपनिंग रह जाए, ठीक है, दिस इज द ओपनिंग, तो ये ओपनिंग जब रह जाएगी तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो उससे क्या होएगा, इस ओपनिंग रह जाने की वजह से, तो देखो राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है ब्लड दो जगह से। एक तो आने लग रहा है सुपीरियर वेना केवा की तरफ से, एक आने लग रहा है इंफीरियर वेना केवा की तरफ से। फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जाते हैं राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल ब्लड पहुंचा रहा है कहाँ पे, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम का ब्लड वाया मिट्रल वॉल्व जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और बॉडी से ब्लड आएगा इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू इन द राइट एट्रियम। आप सभी को पता है ये। ठीक है, ये सर्कुलेशन होता है। लेकिन अगर क्या हो, अगर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल ओपन रह जाए, ठीक है, एक होल प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होता है, जो ब्लड हाई प्रेशर का है ना, वो शिफ्ट होना लगेगा लो प्रेशर की तरफ। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज्यादा प्रेशर है या राइट एट्रियम के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लेफ्ट एट्रियम है ना, उस वाले के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है। लेफ्ट साइड हार्ट के हमेशा ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू राइट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज्यादा प्रेशर है, तो इस ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड शंट होना शुरू कर देगा, एंड दिस शंटिंग इज नोन एज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इमेज के अंदर। तो इमेज के अंदर देखो, यहां पे क्या है, दिस इज, ये क्या है, राइट एट्रियम है। ये क्या है, इसके पीछे राइट वेंट्रिकल, एक सेकेंड, ये क्या है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के जस्ट नीचे दिस इज राइट वेंट्रिकल। इधर है लेफ्ट एट्रियम, इधर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है, एवरीबॉडी नो। उसके बाद देखो यहाँ पे होने क्या लग रहा है, इधर क्या हो रहा है, राइट एट्रियम के ब्लड कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद से। तो देखो ब्लड आने लग रहा है, जो डार्क ब्लू कलर है ना, दिस वन, ये वाला, ये है पूरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये कैसा ब्लड है, ये है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसका कलर यहाँ पे, इधर से रेड वाला ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड इस वाली साइड शंट होने लग रहा है, शिफ्ट होने लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये कलर बन गया पर्पल कलर। ठीक है, तो ये पर्पल कलर का होने लग रहा है, यानी दिस इज द मिक्स कलर। ये क्या है, मिक्स कलर है। ओके, दिस इज द मिक्स कलर। क्यों हुआ है ये, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया। ठीक है, जिससे इसका कलर हो गया पर्पल, पहले ब्लू था फिर पर्पल हो गया, और ये पर्पल के थ्रू ये चला जाएगा। ये क्या है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। ओके, तो मिक्स ब्लड जा रहा है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो दिस इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसके अंदर हाई प्रेशर का ब्लड लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे राइट एट्रियम के पास ज्यादा ब्लड जाएगा,
ज्यादा ब्लड राइट एट्रियम के पास आएगा तो नीचे राइट वेंट्रिकल के पास भी ज्यादा ब्लड जाएगा। राइट वेंट्रिकल के पास ज्यादा ब्लड होगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी से, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास भी ज्यादा ब्लड पहुंचाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी के पास ज्यादा ब्लड आया है तो लंग्स के पास भी ज्यादा ब्लड आएगा। लंग्स के पास ज्यादा ब्लड आया है तो पल्मोनरी वेन्स के पास भी ज्यादा ब्लड जाएगा। पल्मोनरी वेन्स के पास ब्लड ज्यादा है तो घूम फिर के लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ज्यादा ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, दिस सर्कल मूविंग ऑन। ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है इस सर्कल के अंदर, देखो राइट एट्रियम के अंदर सबसे पहले तो ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो सुपीरियर वेना के वहां से आ गया, एक इंफीरियर वेना के वहां से आ गया, और कुछ आ गया लेफ्ट एट्रियम से। तो राइट एट्रियम इस ब्लड का क्या करेगा, नीचे राइट वेंट्रिकल को दे देगा। अब राइट वेंट्रिकल इतना ब्लड नहीं झेल पाएगा तो राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहां पंप करेगा? राइट वेंट्रिकल के पास एक ही ओपनिंग बची है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ये ऊपर नहीं जा सकता ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू, क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल ऐसे होती हैं, जब एक बार ये लॉक हो जाती है ना, इससे ब्लड नीचे तो आ सकता है, लेकिन अगर एक बार ये लॉक हो गई तो इस तरीके से ये वापस ऊपर नहीं जा सकता। तो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को पुश करने के लिए। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल अगर लंबे टाइम तक ज्यादा जोर लगाता रहा तो राइट वेंट्रिकल के ज्यादा काम करने की वजह से राइट वेंट्रिकल की मसल्स का साइज बढ़ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। और राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी होगी, और वही पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगा, तो ये कंजेशन लंग्स के ऊपर भी बढ़ेगा। तो लंग्स के अंदर कंजेशन हो गया तो लंग्स वीक हो जाएंगे। ठीक है, लंग्स वीक हो जाएंगे तो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ये था एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी, जो मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताई है। अब बात करते हैं इसके अंदर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते कितने टाइप के हैं। तो देखो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट 3 टाइप के होते हैं। एक इमेज में फिर से बनाता हूं, देखिए ये हार्ट है, दिस इज द 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, this is sorry no this is not left atrium, this is right atrium, this is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle, this is left ventricle। ठीक है, तो जो अफेक्ट है ना, जो डिफेक्ट है, अब पहले राइट एट्रियम के पास कहां से ब्लड वेसल्स आने लग रही है, एक तो आने लग रही है इस तरीके से इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, जो ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा, ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाने लग रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। ठीक है, ये ब्लड आ गया लंग्स के अंदर और चला गया पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ से निकला है, कहाँ किसके थ्रू निकला है, ये निकला है आयोटा के थ्रू, और ये गया है पूरी बॉडी के अंदर, और बॉडी से कहाँ पे पहुंच गया, ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वापस हार्ट के अंदर पहुंच गया। यही होता है सर्कुलेशन, आप सभी जानते हैं इसी बात को। ठीक है, दिस इज द सर्कुलेशन। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू लोकेशन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट 3 टाइप का होता है। सबसे पहले अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऊपर है, ठीक है, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट सीधी बात है, एक तो सीधी बात आप मानते हो ये बात, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो ये इसी रीजन के अंदर प्रेजेंट होएगा, हाँ या ना? हाँ जी, इसी रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक बात है। अब लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे पहले ये या तो ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट हो सकता है, या ये बीच में प्रेजेंट हो सकता है, या ये नीचे प्रेजेंट हो सकता है। 3 ही लोकेशन है। ठीक है, अपर, मिडल एंड लोअर। लोअर रीजन के अंदर एक चीज और देखिए, ये है ट्राइकस्पिड वॉल और ये है बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, होता है, हाँ जी। जो ऊपर वाला होता है ना, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं साइनस विनोसस। ठीक है, साइनस विनोसस ये प्रेजेंट होता है नियर, दिस वन इज नियर सुपीरियर वेना केवा। ठीक है,
जो अपर वाला होता है ना एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दिस इज प्रेजेंट नियर सुपीरियर वेना केवा। फिर बात करते हैं मिडल वाला। जो मिडल वाला होता है ना, उसको मिडल वाले को हम बोलते हैं सेकेंडम। जो मिडल होती है ना सेकेंडम, ये प्रेजेंट होता है नियर फोसा ओवेलिस। आपने गायनी के अंदर पढ़ा होगा कि यहाँ पे फोसा ओवेलिस होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, तो ये प्रेजेंट होता है नियर फोसा ओवेलिस। और फिर जो सबसे लोअर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोअर वाले को प्राइमम। ये लोअर वाला प्रेजेंट होता है नियर ट्राइकस्पिड वाल्व। ये है ना ट्राइकस्पिड वाल्व, इसके बिल्कुल नियर प्रेजेंट होता है, नियर बाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, नियर बाई ट्राइकस्पिड वाल्व। अंडरस्टैंड? तीन होते हैं अपने को अकॉर्डिंग टू लोकेशन टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, प्राइमम, सेकेंडम और विनोसस, ठीक है। तो एक बार इनको लिख लेते हैं जो जो चीजें मैंने बताई है, ठीक है। सबसे पहले एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर ये चीज लिखी है, it is the abnormal septa between एट्रियल सेप्टल के डिफेक्ट के अंदर लिखो, इट इज द abnormal septa between right and left atrium। अंडरस्टैंड? एक लाइन के अंदर डेफिनेशन होगी खत्म। अब इसके अंदर शंटिंग कैसे होती है? शंटिंग मतलब ब्लड का फ्लो कैसे होता है? जो इसके अंदर शंट होता है ना, वो होता है लेफ्ट एट्रियम, यानी हाई प्रेशर ऑफ लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज्यादा प्रेशर है, राइट एट्रियम के अंदर कम प्रेशर है, यानी यहाँ पे हो रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड शंट। तो ये है एक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अंडरस्टैंड? दिस इज अ एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, क्योंकि लेफ्ट से राइट साइड जाने लग रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर टाइप्स के। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स। टाइप्स ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है। दीज ऑल टाइप्स आर अकॉर्डिंग टू लोकेशन। सबसे पहला जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है फर्स्ट, वो होता है ओस्टियम सेकेंडम। क्या होता है? ओस्टियम सेकेंडम। और यही सबसे मोस्ट कॉमन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। 70% एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ओस्टियम सेकेंडम होते हैं। तो इसको कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हाईलाइट कर लो, ठीक है। मोस्ट कॉमन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज ओस्टियम सेकेंडम। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये किस लोकेशन पे प्रेजेंट होता है? नाउ वी टॉक अबाउट लोकेशन। तो ओस्टियम जो सेकेंडम मैंने बताया था, ये मिडल पार्ट में प्रेजेंट होता है, मिडल पार्ट ऑफ सेप्टा, सेप्टा के मिडल पार्ट में, यानी कहां पे? एट नियर, कहां पे? किसके नियर? कौन सा ओवेलिस था? एट नियर द साइट ऑफ फोसा ओवेलिस। ओके, ये था आपका ओस्टियम सेकेंडम। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ एएसडी। सेकंड है ओस्टियम प्राइमम। ओस्टियम प्राइमम, तो ओस्टियम प्राइमम की बात करें जाए, ये 20% प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितनी भी एएसडी है उसमें से 20% होता है ओस्टियम प्राइमम, ठीक है। ओस्टियम प्राइमम, जो ओस्टियम प्राइमम होता है ना, ये प्रेजेंट होता है कहां पे? इस पहले बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। ठीक है, ओस्टियम प्राइमम, जो ओस्टियम प्राइमर होता है ना, प्राइमम होता है ना, ये लोअर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट ऑफ सेप्टा,
सेप्टा के लोअर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहां पे लोअर पार्ट में भी बात करेंगे, डेट इज नियर, ठीक है। नियर कौन सी वाल्व? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होती है ना, एसए नोड एवी नोड होती है ना, ठीक है। इस तरह से एवी नोड के पास प्रेजेंट होता है, एवी वाल्व के नजदीक प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से इसको बोला जाता है ओस्टियम प्राइमम एक थोड़ा सा ना सीरियस टाइप ऑफ एएसडी होता है। क्यों? क्योंकि इट कैन कोज मिट्रल वाल डिसफंक्शन, इट कैन कोज मिट्रल वाल फंक्शन अकॉर्डिंग टू इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये मिट्रल वाल को अफेक्ट कर सकता है और मिट्रल वाल के अंदर रिगर्जिडेशन कर सकता है, मिट्रल वाल डिसफंक्शन। यानी एग्जाम्पल रिगर्जिडेशन, ठीक है। रिगर्जिडेशन कर सकता है मिट्रल वॉल की, ठीक है। रिगर्जिडेशन इन मिट्रल वॉल। तो इसको कर लो एक बारी हाईलाइट। वो कौन सा एएसडी है जो मिट्रल वॉल डिसफंक्शन कर सकता है? वो है ओस्टियम प्राइमम। कहां पे प्रेजेंट होता है? लोअर पार्ट में, बस। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस, जो साइनस विनोसस होता है ये 10% ऑफ एएसडी होता है। जितनी भी एएसडी है उसका केवल और केवल 10%, सबसे कम प्रेजेंट होता है। बात करें इसकी लोकेशन की, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है अपर पार्ट में, अपर पार्ट ऑफ सेप्टा। सेप्टा के अपर पार्ट में, अपर पार्ट यानी डेट इज नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। ये था टाइप। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर दी। अब उसको राइट डाउन करते हैं। मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दी है, बस अब इसका लिखना बाकी है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है? यहाँ पे एएसडी के अंदर क्या होता है? देखियो यहाँ पे क्या होता है एएसडी के अंदर, जो लेफ्ट एट्रियम है ना, दिस वन, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये आने लग रहा है, देखो दिस वन, यहाँ पे ओपनिंग होने की वजह से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ आ जाता है और फिर ये ब्लड ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू नीचे की तरफ चला जाता है। फिर ये ब्लड क्या हुआ, इधर से राइट एट्रियम के अंदर आपको दिख रहा है, ये दिस वन इज द ब्राइट ब्लू ब्लड, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो गए, ये पर्पल कलर बना दिया, सारा का सारा ये पर्पल कलर बना दिया, ठीक है। अब ये पर्पल कलर का मिक्स ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे चला जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर चला जाएगा और लंग्स से वापस आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये पता है आपको? यस, यू नो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो क्या होने लग रहा है यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, क्या होने लग रहा है मैं लिखता हूं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम का ब्लड शंट हो रहा है राइट एट्रियम के अंदर, हो रहा है बिल्कुल, हाँ जी होने लग रहा है, ठीक है। किस तरह से हो रहा है? क्योंकि ओपनिंग है एट्रियम के राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, ठीक है। उससे क्या होएगा, जिससे क्या होएगा, इंक्रीज फ्लो इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर फ्लो ज्यादा हो गया, क्योंकि राइट एट्रियम के अंदर एक तो सुपीरियर वेना केवा से आ गया, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा।
ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, दोनों जगह से ब्लड आ गया, प्लस में लेफ्ट एट्रियम का भी ब्लड आ गया, तो उससे क्या हुआ, राइट एट्रियम के अंदर फ्लो बढ़ गया। फ्लो बढ़ने से क्या हुआ, ये ज्यादा वाला ब्लड पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे दोनों के अंदर क्या होने लग रहा है, ओवरलोड होने लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल होने लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओवरलोड होने लग रहा है। तो राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहाँ ड्रेन करेगा, ये करेगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड ड्रेन हो गया, ये क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड हो गया ड्रेन, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो गया, ब्लड ड्रेन, दिस वन, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड क्या हो गया, ड्रेन, राइट एट्रियम से नीचे आया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से इस तरफ चला गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड पहुंच गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी का फ्लो बढ़ गया है, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना, वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ गया है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ गया है, तो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से यहां पे हो जाएगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ब्लड फ्लो ज्यादा है तो भाई बीपी तो बढ़ेगा, हाइपरटेंशन, तो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन के अंदर हो जाएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज, हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन होने की वजह से जिससे क्या होएगा, व्हाट इट कोज, ड्यू टू दिस ओवरलोड, इसने क्या किया है, दिख रहा है, हाँ, ड्यू टू दिस ओवरलोड, इस ओवरलोड की वजह से राइट वेंट्रिकल हैज टू पुश हार्डर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसने क्या किया है, यहाँ पे राइट एट्रियम के पास तीन जगह से ब्लड आ गया, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड लेफ्ट एट्रियम, जिससे क्या हुआ है, राइट एट्रियम का ज्यादा ब्लड, ओवरलोडेड ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया, राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ा, ठीक है, तो ज्यादा ब्लड इसने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेजना पड़ा, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हाइपरटेंशन हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया तो राइट वेंट्रिकल को फिर से ज्यादा प्रेशर के साथ इसको पुश करना पड़ा, तो कुल मिला के यहाँ पे राइट वेंट्रिकल लास्ट में पिसा है, राइट वेंट्रिकल ज्यादा पिस गया तो उससे राइट वेंट्रिकल की मसल्स का साइज बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। फाइनली व्हाट इट कोज, इट कोज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इसने कर दिया है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये है फाइनल रिजल्ट ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अंडरस्टैंड, एक बारी इसको दोबारा से, सर्कुलेशन को दोबारा से पढ़ो, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर आ गया है, जिससे क्या है, फ्लो बढ़ा है राइट एट्रियम के अंदर, जिससे राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, उससे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ा, जिससे पल्मोनरी फ्लो बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, हाइपरटेंशन हो गया, उससे इस हाइपरटेंशन को काउंटर करने के लिए और फ्लो को बाहर निकालने के लिए राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ा, जिससे राइट वेंट्रिकल के अंदर हो गया हाइपरटेंशन, बस, ठीक है। ये था पैथोफिजियोलॉजी, ये हो गया खत्म। अब मैं बात करता हूं क्लिनिकल फीचर्स की। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्लिनिकल फीचर। अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट छोटा है तो कोई सिम्टम नहीं आएंगे, बड़ा है तो सिम्टम आएंगे। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर सबसे पहले लिखते हैं, अगर छोटा है तो एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक इन स्मॉल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, सीधी बात है, एसिम्टोमेटिक है, छोटे सा है, छोटे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, ओके। अब बात करते हैं बड़ा अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, हाँ, तब तो क्लिनिकल फीचर बनते जी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होने लग रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा फ्लो आया, उसने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा ब्लड भेजा, पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स के पास ज्यादा भेजा, तो लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, कंजेशन। तो लंग्स के अंदर कंजेशन होने की वजह से रिकरेंट अपने को बेबी के अंदर देखने को मिलेगा क्या जी, पल्मोनरी इन्फेक्शन,
रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है, यहां पे हुआ है रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन। ठीक है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया, बेबी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो गया, सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो गया, बेबी जल्दी थकने लग गया, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। ठीक है, ये छोटा सा फीचर है, देखने को कभी कभी मिल जाता है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। ठीक है, पल्मो वाले सारे फीचर आएंगे जैसे टैकीपीनिया, ठीक है, डिस्निया, टैकीपीनिया देखने को मिल सकता है। हार्ट कंपनसेट करने के लिए ज्यादा काम करेगा तो टैकीकार्डिया भी देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर आर नॉट सो इंपॉर्टेंट इन एएसडी। ठीक है, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, डिस्निया देखने को मिल सकता है ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, डिस्निया देखने को मिल गया डिस्निया देखने को मिल गया तो और क्या होएगा, इन सारी चीजों की वजह से बेबी की ग्रोथ पुअर हो जाएगी, तो पुअर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, इन्फेक्शन ज्यादा है, बेबी अच्छे से फीड नहीं ले पा रहा है, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, जिससे बेबी की ग्रोथ अल्टर हो जाएगी, पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से रेयरली केसेस के अंदर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर भी देखने को मिल सकता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड इंक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट, बट दिस इज रेयर। ठीक है, सबसे ज्यादा कंजस्टिव कार्डियक फेलियर किसके अंदर देखने को मिलता है, वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, नॉट एएसडी। ठीक है, सीसीएफ इज रेयर इन, ठीक है, सीसीएफ यहां पे रेयर होता है। ठीक है, CCF इज रेयर इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। उसके अलावा हाँ, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जरूर देखने को मिलेगी जी। ठीक है, क्यों हुई है, ये क्यों हुआ है लिख लेते हैं, ड्यू टू क्रोनिक राइट वेंट्रिकुलर, ड्यू टू क्रोनिक ओवरलोड। ठीक है, ड्यू टू क्रोनिक ओवरलोड इन राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड ड्यू टू क्रोनिक एंड इट हैज टू and it has to pump harder. ठीक है, it has to pump harder for over the time to counter workload. ठीक है, to counter workload, so over the time राइट वेंट्रिकुलर की वाल्स है ना, राइट वेंट्रिकुलर वाल बिकम थिक, राइट वेंट्रिकल की वाल थिक बन जाएगी, तो ये हो गया राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। बस इसको हाईलाइट कर लो, करना चाहो तो, बस और कुछ भी नहीं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बस, और कुछ क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। हाउ डू वी डायग्नोस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट? सबसे छोटा डायग्नोसिस फीचर के अंदर बात करते हैं, वो है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे। अस्कल्टेशन के अंदर यहां पे 3 चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे। क्या लिख दिया अस्कल्टेशन का अस्कल्टेशन। ठीक है, अस्कल्टेशन के अंदर जो सबसे पहला साउंड अपने को सुनेगी ना, अस्कल्टेशन हम क्यों करेंगे, हार्ट साउंड को सुनने के लिए, तो अस्कल्टेशन के अंदर अपने को जो सबसे पहली साउंड सुनने को देखते हैं ना, वो होती है, फर्स्ट साउंड इज स्प्लिट S2 साउंड, स्प्लिट S2 साउंड, और इस साउंड को कीजिए आप हाईलाइट, स्प्लिट S2 साउंड। ठीक है,
अपने को सुनाई देगी स्प्लिट S2 साउंड, और इसी को लिख लो, दिस इज द हॉलमार्क साइन। ये एक हॉलमार्क साइन है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर। देखो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर एक चीज मैं बता दूं, कोई भी साउंड अस्कल्टेट जब हम करेंगे ना, वो कभी भी ASD की वजह से नहीं होती, वो केवल फ्लो की वजह से होएगी, क्योंकि ASD जहां पे प्रेजेंट होता है ना, एट्रियम के अंदर प्रेशर इतना होता ही नहीं कि डिफेक्ट की वजह से कोई साउंड क्रिएट हो। जितनी भी साउंड क्रिएट होती है ना, वे सारी फ्लो की वजह से क्रिएट होने लग रही है ASD के अंदर, नॉट ड्यू टू डिफेक्ट। ठीक है, तो स्प्लिट S2 साउंड सुनने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, लिख लेते हैं। स्प्लिट S2 साउंड दो साउंड से मिलकर बनी होती है, P2 और A2। यहां पे P2 और O2 के अंदर P2 और A2 की साउंड ना अलग सुनाई देगी। ठीक है, A2 अलग सुनाई देगी, P2 अलग सुनाई देगी। A2 साउंड होती है एट्रियल वाल्व का क्लोजर होने के लिए। A2 तो साउंड देगी आराम से सुनाई, नॉर्मल। A2 साउंड जो S2 साउंड होती है ना, वो दो साउंड का मिक्सअप होता है। एक तो A2, एक होता है P2। A2 सुनाई देगी अपने को नॉर्मल, A2 इज आयोटिक साउंड, P2 इज पल्मोनरी वाल्व का साउंड। पल्मोनरी वाल्व जो साउंड है ना, यहाँ पे ये जो P2 साउंड है ना, ये डिले सुनाई देगी हमें। ठीक है, लेट सुनाई देगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि सपोज करो दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से निकलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे होती है अपनी पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ पे होती है अपनी आयोटिक वाल्व। ठीक है, तो आयोटा के अंदर जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ जब कंप्रेस होएंगे ना, तो ये वाल्व एक साथ ओपन और एक साथ क्लोज होनी चाहिए। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नॉर्मल फ्लो है, तो ये आराम से ओपन क्लोज होती रहेगी, जितने टाइम पे इसने ओपन क्लोज होना होएगी। लेकिन राइट वेंट्रिकल के अंदर ना, यहाँ पे फ्लूइड का ओवरलोड है। ठीक है, ओवरलोड हो जाने की वजह से क्या होएगा, जो ये वॉल्व है ना, ये क्लोज होने में टाइम लेगी, तो ये साउंड थोड़ा देर से सुनाई देगी। इसलिए हम बोलते हैं स्प्लिट S2 साउंड। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू ओवरलोड इन राइट वेंट्रिकल द पल्मोनरी वाल्व टेक मोर टाइम टू क्लोज। ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम है तो टाइम बंद होने में ज्यादा टाइम लगेगा, बस सिंपल सी बात है, इतना सा याद रख लो, वो होता है। ओके, ओके, तो लिख लेते हैं इसको स्प्लिट साउंड के अंदर। देयर दिस इज कांस्टेंट एक्स्ट्रा साउंड एक्स्ट्रा फ्लो, देयर एक सेकंड, देयर इज स्प्लिट S2 साउंड के अंदर लिखो, देयर इज कांस्टेंट एक्स्ट्रा फ्लो, देयर इज कांस्टेंट एक्स्ट्रा फ्लो इन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के अंदर कांस्टेंट एक्स्ट्रा फ्लो आता है, यहां पे फ्लूइड ज्यादा आता है, एक्स्ट्रा। ठीक है, कांस्टेंट एक्स्ट्रा फ्लो इन राइट वेंट्रिकल, जिससे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल टेक मोर टाइम टू एम्प्टी। ठीक है, जिससे एम्प्टी होने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहेगा, राइट वेंट्रिकल वाल्व, ठीक है, राइट वेंट्रिकल वाल्व कोज नहीं, देयर इज डिले इन क्लोजर ऑफ राइट वेंट्रिकल की, सॉरी, पल्मोनरी वाल्व, क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। ओके भाई, लगातार ज्यादा फ्लो आ रहा है, लगातार ज्यादा फ्लो आने की वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा फ्लो हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल को ड्रेन होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ड्रेन होने में ज्यादा टाइम लगेगा तो पल्मोनरी वाल्व को क्लोज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो साउंड थोड़ा देर से सुनाई देगी। ठीक है, दिस इज द स्प्लिट S2 साउंड, तो ये है इंपॉर्टेंट। अब सेकंड जो साउंड अपने को सुनाई देगी उसकी बात करते हैं, सिस्टोलिक फ्लो मर्मर साउंड। सिस्टोलिक फ्लो मर्मर साउंड, ये कब सुनाई देती है, देखिए
जब सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, जब वो फ्लो करता है, तो उस टाइम पे उस फ्लो की वजह से जो साउंड क्रिएट होती है, उस साउंड को बोलते हैं सिस्टोलिक फ्लो मर्मर साउंड। ये क्या होता है, यहां पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा लोड है, यहां पे एक्स्ट्रा लोड है, कहां पे, इन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के अंदर एक्स्ट्रा लोड है, जिससे क्या होता है, मोर ब्लड फ्लो थ्रो, ठीक है, मोर ब्लड फ्लो थ्रो पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, ज्यादा ब्लड है तो ज्यादा फ्लो जा रहा है, ज्यादा फ्लो जा रहा है, तो जो ये फ्लो जब जाता है तो ये जाते टाइम पे साउंड क्रिएट करता है। इस सिस्टोलिक टाइम पे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब सिस्टोल होते हैं, तो उस टाइम पे जो साउंड क्रिएट होती है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक फ्लो मर्मर साउंड, ठीक है। तो मोर ब्लड फ्लो थ्रू पल्मोनरी वाल्व, जिससे दिस फ्लो क्रिएट मर्मर साउंड, ठीक है, दिस फ्लो क्रिएट मर्मर साउंड अक्रॉस पल्मोनरी वाल्व। बस समझ में आया? ओके, क्या हो रहा था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार ही देख लेते इमेज के सारे, ठीक है। ये क्या है, राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के पास यहाँ पे होती है वाल्व, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे वॉल्व होती है, ठीक है, ये वॉल्व होती है। तो जब यहाँ पे ज़्यादा फ्लो है, राइट एट्रियम के अंदर ज़्यादा फ्लो आया, 3 जगह से आया, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और लेफ्ट एट्रियम, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड हो गया, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर भी ज़्यादा फ्लूइड पहुंचा, तो ये ज़्यादा फ्लूइड जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सिस्टोलिक टाइम पे जाएगा, तो जब सिस्टोल कर रहा होता है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जब ड्रेन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, ज़्यादा साउंड क्रिएट करेगा, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा है, फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से साउंड क्रिएट होगी, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक फ्लूइड मर्मर साउंड। बस ये था सेकंड साउंड। अब बात करते हैं थर्ड साउंड। सेकंड साउंड इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ना ही थर्ड साउंड इंपॉर्टेंट है इतनी, केवल इंपॉर्टेंट है वो जो मैंने हाईलाइट कराया है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर ऑप्शन आ जाए इन चारों में से कौन सी एएसडी की साउंड नहीं है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड साउंड इज डायस्टोलिक फ्लो मर्मर साउंड। डायस्टोलिक फ्लो मर्मर साउंड, ठीक है। ये क्या होती है डायस्टोलिक फ्लो, ये इसी को हम बोलते हैं, इसी साउंड को हम बोलते हैं मिड डायस्टोलिक रंबल साउंड। इसी साउंड को हम बोलते हैं मिड डायस्टोलिक रंबल साउंड, ठीक है। आप पूछोगे ये रंबल साउंड कहां से आ गई, भाई रंबल ही भी एक तरह का मरमर ही होती है। रंबल इज ए टाइप ऑफ मरमर साउंड, मरमर साउंड का एक टाइप होती है रंबल साउंड, ठीक है। तो मरमर का एक ही सब टाइप है रंबल साउंड, ठीक है। ये क्या होता है भाई डायस्टोलिक फ्लो मरमर साउंड, ये क्या होता है, ये क्यों होती है, सबसे पहले तो ड्यू टू इंक्रीज फ्लो across, due to increase flow across tricuspid valve, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज फ्लो अक्रॉस ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ये बनती है, और ये सीन होती है, सीन इन सीवियर ASD, ठीक है। बस अब देखो ये होती क्या है,
डायस्टोलिक फ्लो मर्मर साउंड। इसका दूसरा नाम होता है मिड डायस्टोलिक रंबल साउंड। डायस्टोलिक के बीच में जो रंबल टाइप की साउंड क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक फ्लो मर्मर साउंड। अब ये होती कैसे, एक बार इमेज से देखते हैं। देखिए ये एक हार्ट है, ठीक है। यहां पे होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहां पे होती है बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, ठीक है। तो अपनी डिफेक्ट के अंदर हो क्या रहा था, फ्लूइड यहां से यहां की तरफ शिफ्ट हो रहा था और इधर आ गया सुपीरियर वेना केवा से और इधर आ गया इंफीरियर वेना केवा से ब्लड। तो फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और साथ में क्या हुआ है, यहाँ पे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है, ठीक है। तो कुल मिला के जो राइट एट्रियम के अंदर फ्लो है ना एक्सट्रीमली ज़्यादा हो चुका है। तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि राइट एट्रियम कंप्लीटली ड्रेन ही नहीं हो पाता राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है, जब डायस्टोलिक हो रहा होता है, देखो हार्ट का अपने को पता है एक टाइम पे सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल यानी रिलैक्स। तो जब डायस्टोल हो रहा होता है ना तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व ना कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाती। डायस्टोल के टाइम पे भी राइट एट्रियम से ब्लड ड्रेन नीचे गिर रहा होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो जब वो ब्लड डायस्टोल के टाइम पे गिर रहा होता है तो उस टाइम पे वो एक साउंड क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं मिड डायस्टोल रंबल साउंड। बस इतना ही है। ये क्यों हुआ है, डायस्टोल के टाइम पे फ्लूइड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीचे जा रहा है जिसने क्या करा, एक साउंड क्रिएट कर दी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये था डायस्टोल फ्लोड मर्मर साउंड, बस, ठीक है। ये चीज, ये हो गया डायग्नोसिस आपका खत्म। इसके अंदर पहले एक नोट डाल लो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। नोट लिखिए, ठीक है। नोट के अंदर लिखिए नो मर्मर साउंड इज हियर्ड no murmur sound is heard in ASD due to defect itself, because of low pressure, ठीक है, लो प्रेशर इन एट्रियम, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर इन एट्रियम, ठीक है। तो ऑल साउंड आर केम ड्यू टू फ्लो, ब्लड के फ्लो की वजह से सारी की सारी साउंड बनने लग रही हैं, ठीक है, लो प्रेशर, ठीक है। तो ये है नोट, ये इंपॉर्टेंट, केवल याद रखने के लिए, एग्जाम में आपको पूछा तो जाएगा नहीं ये चीज़, बस याद रखने के लिए नोट, ठीक है। तो ये चीज़ ओके। अब अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे एक्सरे। एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्सरे के अंदर देखने को मिलेगा राइट वेंट्रिकुलर की हाइपोट्रोफी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी और प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी देखने को मिलेगी अपने को, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा होगा जिसकी वजह से आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, वो प्रोमिनेंटली अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ईसीजी, ठीक है। ईसीजी के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेकिन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इतनी कंफर्म तरीके से हम नहीं कह सकते, ठीक है। तीसरा हम करेंगे इको से करेंगे हम कंफर्म। तो इको के अंदर लिखेंगे, ये है एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, इको है एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। इको के अंदर हम क्या पता करते हैं, साइज, लोकेशन और नंबर ऑफ डिफेक्ट, कितने डिफेक्ट है, कहां प्रेजेंट है, क्या उनका साइज है, ठीक है। दिस इज द इको फॉर यू।
उसके बाद हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ASD। देखो, अगर मैनेजमेंट की बात करें जाए तो सबसे पहले करेंगे हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। व्हाट वी डू सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। हम करेंगे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। ओके, वी डू सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। जैसे अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, ठीक है। ग्रोथ अल्टर हो रही है तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भाई फ्लूइड वगैरह देंगे, फूड देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, है ना, बेबी को ये सारी चीजें देंगे, ठीक है। ये सारा चीज हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। अब बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम इस डिफेक्ट को सर्जिकली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर ये डिफेक्ट है ना लेस देन 8 mm है ना, तो ये अपने आप हील हो जाता है, ठीक है। लेकिन 8 mm से ज्यादा है ना तो अपने को सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सर्जरी के अंदर लिख लो। और सर्जरी के अंदर खास बात, सर्जरी ज्यादातर परफॉर्म होती है 2 ईयर से लेकर 5 ईयर तक के बीच में, यानी प्री स्कॉलर बिफोर स्कॉलर एज के अंदर। स्कॉलर एज स्टार्ट होने से पहले बेबी की हमने कर देनी है सर्जरी। तो सर्जरी के अंदर लिखो यूजुअली क्लोज्ड, सर्जिकली usually closed surgically between 2 से लेके 2 to 5 ईयर, यानी बिफोर स्कूल एज, स्कॉलर एज आने से पहले अपने को कर देनी है सर्जरी। सेकंड, अब हम सर्जरी करते हैं 2 तरीके से। या तो कर लें ओपन हार्ट सर्जरी, अगर डिफेक्ट कुछ ज्यादा बड़ा है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा हैं, तो हम कर देंगे ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। या हम कर देते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू, बाई कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हम कर देंगे सर्जरी, सेकंड सर्जरी, ठीक है। उसके बाद अब लिखते हैं इसके अंदर 2-3 पॉइंट सर्जरी के अंदर। यूजुअली सर्जरी इज डन इफ ASD का साइज कितना है, ग्रेटर देन कितना mm मैंने बताया, अगर ग्रेटर देन 8 mm है ना तभी ज्यादातर यूजुअली सर्जरी करते हैं। 8 mm से कम साइज को हम वाया ड्रग्स, वाया सेल्फ हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं पैच सर्जरी के अंदर। क्या करते हैं हम, पैच अप्लाई करते हैं। पैच 2 टाइप का ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। पैच अप्लाई कर देते हैं सर्जरी के अंदर, या तो ओपन हार्ट करके, या क्या कर सकते हैं हम कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हम पैच अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पैच अप्लाई कर सकते हैं हम, ओके। जो पैच के अंदर 2 टाइप का हो सकता है, या तो मैंने बताया VSD की तरह डेक्रोन पैच यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेक्रोन पैच यूज कर सकते हैं, या जो मेम्ब्रेन होता है ना, जो पेरिकार्डियल लेयर होती है ना, वहीं से एक टिश्यू उठा के उसी को यूज करके पैच बना देंगे, ठीक है। या बोलते हैं या ओटोलोगस, यानी खुद हार्ट का, ठीक है, ओटोलोगस पेरिकार्डियल पैच, ठीक है, ओटोलोगस पेरिकार्डियल पैच, ठीक है, ओटोलोगस पेरिकार्डियल पैच, ओके। 2 तरह का पैच यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन और लिख लो इसके अंदर ही, डिवाइस क्लोजर,
डिवाइस क्लोजर इज ओनली यूज्ड फॉर, ठीक है, डिवाइस क्लोजर इज ओनली यूज्ड फॉर सेकेंडम एएसडी। और इस चीज को, लाइन को करो आप हाईलाइट, ठीक है। जो डिवाइस क्लोजर है ना, यानी सर्जिकली जो हम ट्रीट करेंगे ना, वो केवल और केवल सेकेंडम एएसडी के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है, ना ही तो इसके अलावा दूसरे किसी के अंदर भी यूज नहीं करेंगे। डिवाइस क्लोजर इज ओनली यूज्ड फॉर सेकेंडम एएसडी। तो ये था आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इसके अंदर एक चीज इसको और हाईलाइट कीजिए, 2 to 5 ईयर, बस, ठीक है। तो ये था आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। थैंक यू फॉर द क्लास।